मेरी सास ससुराल में जाती हूँ तो पूरा घूंघट कराती है, कहती है कि काली है, कोई देखेगा तो क्या करेगा, क्या करूं। उनसे पहली बात तो सीधे ये बोलना चाहिए, जब उन्होंने पहली बार बोला था कि जब मुझे शादी करवा के आप लोग लाए थे तो क्या बिना देखे लाए थे? तब नहीं सोचा कि अगर हमारी बहू काली होने से हमें इतनी प्रॉब्लम है तो हम शादी कर क्यों रहे हैं? भाई जिसको काले रंग से प्रॉब्लम ना होती मैं उस बंदे के साथ शादी करती, उसके घर जाती। ठीक है, लेकिन चलो अब जो हो गया उसकी लकीर, लेकिन एक बार तो ये कहनी बात बनती है। ठीक, अब जब शादी हो चुकी, अब अपनी सास को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए आप कब तक सुनती रहोगी? अगर आपको पूरा घूंघट नहीं करना, ठीक है, आपका डिसीजन है कि मैं घूंघट नहीं करूंगी, तो मत करो। अब बात ये आती है ना, कोई क्या कहेगा, कि कहेगा कि काली है, बात खत्म। ठीक है ना? तो भैया ये कोई सिर पैर नहीं है इस बात का कि अब शादी करके जब घर में ले आए तब हम अपनी बहू के रंग रूप या किसी भी और चीज से शर्मिंदा हो रहे हैं, और अब हम चाह रहे हैं कि वो उस चीज को ढक के रखे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या डिसीजन लिए, है ना, और अब वो उनको अपने डिसीजन पे क्या रिग्रेट है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्री जीने के हकदार हो और आप जियोगे। तो इस बेफालतू की फरमाइश को जितना जल्दी हो सके आप नकार दो सिरे से। और एक बार तो ये जरूर पूछना कि जब शादी करने गए थे तो आंख पर पट्टी बांध के गए थे क्या? अगर रंग इतना मैटर करता था तो उस टाइम पे मैं ये नहीं कहती कि भैया तुम्हें गोरी बहू चाहिए ही नहीं, या कि होनी नहीं चाहिए, या कुछ और है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर हमें किसी के रंग से इतनी प्रॉब्लम है, या हमें लग रहा है कि हमें काली बहू नहीं लानी, तो नहीं लानी। फिर अपने स्टैंड पर रहो ना कि भाई हमें तो नहीं चाहिए, हम बाकी कमियां नहीं देंगे लेकिन हमें रंग वाली कमी नहीं खलेगी। इट्स ओके, जिसको ये रंग खपता होगा वो हम उसके घर जाते। बात ये होती है। तो ये गलत बात है, नाजायज बात है। इसको सुनने की या इसको और पोषण देने की कोई जरूरत नहीं है। सिरे से खारिज कर दो इस मांग को कि मैं घूंघट वगैरह इसलिए नहीं करूंगी कि मैं काली हूँ। ठीक है ना, ये वो अलग चीज है कि प्रथा है, कुछ और है। तो ये है अजीबो गरीब। लेकिन सोचो जिसकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और हम ट्राई करते हैं उनसे निकलने में, हमारे क्वेश्चन पूछने वाले की मदद करने में। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला एपिसोड होने वाला है एपिसोड 146 के जवाब ढूंढने के संबंध में। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट, मेरा भाई छोटा है और अनमैरिड भी है, उसको पैसे की हेल्प करना चाहती हूँ पर हस्बैंड बोलते हैं मैं हर किसी का इतना नहीं कर सकता, और पति से छुप कर मैं कुछ करना नहीं चाहती। बस मैं ये चाहती हूँ कि कभी वो आए मेरे पास तो उसको कपड़े या उसके कोई जरूरत का सामान दे दिया करूँ, पर ये भी नहीं हो पाता। मम्मी पापा नहीं है मेरे, दादी और भाई दो ही लोग हैं। देखो, अगर तो दो बात है इसमें। अगर तो आपके हस्बैंड का सब कुछ ठीक ठाक है, पैसे से हिसाब आपको प्रैक्टिकली पता है कि जितना आप चाह रही हो थोड़ा बहुत कपड़े या कभी आया तो 150 रुपए उसके हाथ में रखना, अगर ये वाला टॉपिक है तो देखो, अगर होते सोते भी मना कर रहे हैं तो गलत है, दुख की बात है। लेकिन अगर वास्तव में भी टाइट है, आप ये कर सकते हो, आपके घर के जो निजी खर्चे अपने होते हैं, अपने सूट साड़ी या मेकअप के लिए या जो भी, आप अपने पर्सनल खर्चों में से थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो कि जब मेरा भाई आएगा तो मेरे पास चार पैसे होंगे उसके हाथ पे रखने के लिए, अगर सही में कंडीशन ऐसी है घर में कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन देखो, खाली दादी है खाली भाई है, बीइंग अ मैरिड सिस्टर, बीइंग अ बड़ी सिस्टर, आपको मतलब मन भी कर रहा होगा और आपका बनता भी है थोड़ा बहुत करना। लेकिन महीने की हेल्प, मैं आपको वही कहूंगी, आपको कमेंट में भी यही जवाब दिए कि अगर हम जिसके प्रति हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, हमारे माँ बाप या हमारे बच्चे की, जिनको रखना ध्यान रखना है, ये वो चीज नहीं है, तो दूसरे रिश्ते में अगर आप हर महीने का अपनी जान को लगाओगे ना कि महीने के इतने रुपए दूंगी, तो देखो इसका ना कोई लॉजिक नहीं बनता और इसका कहीं कोई अंत नहीं है। और इसकी वजह से जो आप मार झेलोगे फाइनेंशियली, उसको कोई जस्टिफाई भी नहीं करता कि भाई ये तो तेरा काम ही नहीं था, क्यों पड़ी लकड़ी बीच में ले रही है। लेकिन हाँ, अगर कभी आवे आने जाने के टाइम पे आप जो सोच रहे हो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर सही में घर में पैसे नहीं है इतने, इसलिए हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो आप अपने निजी खर्चों में से, भाई बहन हूँ, मेरा मन है भाई को देने का और मेरे पास पैसे अभी मेरे हस्बैंड के दिए हुए नहीं है, तो मैं अपने खर्चों में कटौती करके पैसे बचाऊंगी, जोड़ूंगी, कैसे भी करके भाई के लिए करूंगी। ये वाली चीज है। नेक्स्ट मैम, मेरी शादी को 17 साल हो गए, मैं वर्किंग मदर हूँ, मेरे दो बेटियां हैं, एक 14 साल की 10th में, दूसरी 10 साल की 5th में। लव कम अरेंज मैरिज है। मेरी बड़ी बेटी ने मोबाइल का ऑनलाइन क्लास के बहाने मिसयूज किया।
मैंने कई बार उसको पकड़ लिया, बार बार सॉरी बोल देती है, फिर वही गलती करती है। अब मोबाइल देने पर डर बना रहता है। पूछती हूँ तो बदतमीजी करती है, गालियां देती है। शक होता है मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड के भी झगड़े होते रहते हैं शक की वजह से। अब मैं बेटी के लिए क्या बिहेव करूं, ट्रस्ट करूं या नहीं, उसकी बदतमीजी चुपचाप सहन करूं या फिर उसको थप्पड़ मार कर समझाऊं। देखो बच्चों का ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और क्रूशल मामला होता है। और दुख की बात यह है कि हमारे पास करने के लिए एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता और एक दिन में कुछ बिगड़ता भी नहीं। रही बात यह कि देखो फोन का मिसयूज, ये इतनी खतरनाक चीज है। बड़े लोग इसका यूज, जो आप कह रहे हो ना मिसयूज, बड़े लोग इसका यूज करने में सक्षम पूरे नहीं हो पा रहे, वो ही मिसयूज कर रहे हैं। कैसे? गलत चीजें देख भी नहीं रहे ना तो भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। 1 डेढ़ 2 घंटे वीडियो देखने के बाद अगर हमारे पास ये जवाब नहीं है कि इस 2 घंटे फोन में बिताने के बाद हमने क्या गेन करा, क्या सीखा, कुछ अच्छा समझ में आया, तो फिर वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया ना। केवल हमने ऐसे ऐसे करके बस हा हा हू रीलें देखी, डांस वांस की, कुछ भी डांस भी देख रहे हो रील, अगर हमने वो डांस स्टेप कर लिए तो वो टाइम जस्टिफाई हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही उससे आप पैसे ही कमाओ, लेकिन आपने कुछ तो स्किल सीखी, कुछ तो आपकी बॉडी हिली, कुछ तो आया आपको। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो बड़े लोग इस चीज से निकल पा रहे, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं ये कहूंगी आपकी बेटी की वो नहीं है, 10 में से 9 बच्चे जब बड़े ही नहीं बच पा रहे तो 10 में से 9 बच्चों के हाथ में जब फोन आता है तो वो वही चीजें एक्सप्लोर करने के चक्कर में गलत देखते हैं। अब ये है कि देखो जब वो गलती कर दी, उसने मिसयूज कर लिया, आपने पढ़ दिया, अगर वो गालियां निकाल सकती है अपनी माँ को, तो यानी कि वो एक लेवल क्रॉस कर चुकी। अब आपके थप्पड़ मारने से है ना कुछ नहीं बदलने का। अगर थोड़ा बहुत आप ट्रस्ट उस पर दिखा सको, होएगा नहीं आपको ट्रस्ट, बीइंग अ मदर मैं बता रही हूँ, मन में हमें पता होता है फिर वही काम करेगी। लेकिन उसके सामने अगर आप ये बिल्डअप कर सको कि ठीक है भाई तेरी लाइफ, तुझे जो करना है कर, हम बस इतना कह सकते हैं कि थोड़ी समझदारी से चलियो, फिर भी कुछ गलत हो जाए कभी और तुझे लगे कि तेरे से ऊपर जा रही है बात, तो हम माँ बाप हैं, बैठे हैं, थोड़ा बहुत चिल्ल पौ कर लेंगे, लेकिन एट द एंड तेरा साथ देंगे, मदद करेंगे, तुझे उस परेशानी से निकालने में हेल्प ही करेंगे। तो बेटा माँ बाप हैं, जितना कहना था कह दिया, आगे अब तेरी लाइफ है, थोड़ा सा संभल के चल अगर हो सके तो, है ना। अगर मैं अपनी लड़कियों को भी समझाती हूँ ना, अभी तो ये बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी यही मैं कहती हूँ कि भाई ठीक है, एक रास्ता है, हमें पता है, हम उस टाइम से गुजर चुके हैं कि आगे गड्ढा है, हम तुम्हें बता रहे हैं गड्ढा है, अगर तुम्हें लगता है कि गड्ढे से बच के निकल जाए ठीक है, और तुम्हें लगता है कि शायद मम्मी ऐसे ही कह रही है इतना बड़ा गड्ढा नहीं होगा, गिर के जाना है, तो भाई गिर के जाओ, लेकिन अगर गिर के नहीं निकल पाए तो आवाज लगाना, हम आ जाएंगे हाथ पकड़ने। एग्जैक्ट मेरे यही वर्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, भगवान संभाल लेंगे बस, और क्या कर सकते हो। एक बच्चे को आप भैया बचपन में जितना कंट्रोल कर लेते हो या समझा देते हो, सिखा देते हो, उसके लिए उसकी माँ पूरी दुनिया होती है, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, फ्रेंड सर्कल मिलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो अपोजिट जेंडर वाला चक्कर शुरू होता है, लुक्स वाला शुरू होता है, आप हो ही नहीं पिक्चर में, कितनी बार ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम पे आप थप्पड़ मारोगे, कुछ करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप उसे एश्योरेंस दे सकते हो एक एज के बाद कि ठीक है लाइफ तुम्हारी है, हो सके तो समझदारी से काम लो, बस। बाकी अगर किसी के पास, अब मैं बता रही हूँ ये वाला जो जवाब मैंने दिया है, अगर किसी के पास इससे बेटर वे हो टीनेजर्स को डील करने का, देखो हम कहते हैं ना फ्रेंड्स बन के बात करो, ये वो, ये सब बातें ऐसी हैं, मुझे लगता है प्रैक्टिकली जैसे अब मैं ट्राई कर रही हूँ ना, आप एक लिमिट तक उनके साथ वो हो सकते हो। फ्रेंड जोन में आप कैसे चले जाओगे, आप पेरेंट हो, फ्रेंड जोन में बच्चे स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, समय से पहले जेंडर वाला अट्रैक्शन ये सब शुरू हो जाता है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो 12 14 साल के 15 साल के बच्चे, उनको लग रहा है हम बहुत बड़े हो गए, ठीक है। तो आप एज अ फ्रेंड उनके हाँ में हाँ कैसे मिला लोगे, लेकिन फ्रेंड तो मिलाएगा क्योंकि वो भी उसी जोन का है। तो माँ बाप फ्रेंड बन सकते हैं, ये वो सिर्फ चीजें कहने की अलग है, लेकिन अगर आप कहो हार्श रियलिटी में आप इनको फॉलो कर लोगे, नहीं। माँ बाप रहते हैं,
उनका काम है, अगर हमारा बच्चा हमें पता है किसी गलत राह पे जा रहा है, हम उसको चेतावनी दे सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग अ माँ बाप बस ये है कि जब कभी उसका लो टाइम आएगा उसकी गलतियों की वजह से, तो हम वहां पर खड़े रहें, अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कह सुन लिया लेकिन एक किनारे करके फिर हम अपने बच्चे की मदद के लिए खड़े हो जाएं बस। अगर किसी के पास इस सिचुएशन का कि हमारा बच्चा गलत राह पे जा रहा है, हम उसको चाह रहे हैं रोकना, है ना, इससे बेटर तरीका हो कि नहीं नहीं आप सरेंडर नहीं कर सकते, आप ये करो आपका बच्चा आ जाएगा लाइन पे, अगर किसी का हो तो प्लीज डू कमेंट। क्योंकि मैं भी अब उस एज में जाने वाली हूँ, मेरे बच्चे भी टीन एज में आने वाले हैं। अभी उनके हाथ में फोन नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में उनका पर्सनल फोन भी होगा और ऑब्वियसली एक आज़ादी मिलेगी, है ना। तो देखते हैं, क्या पता मेरी सलाह जैसे आप लोगों के काम आती है, आप लोगों की सलाह मेरे भी थोड़ी बहुत काम आ जाए कि फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए जो आगे भी स्मूथ चलता रहे जैसा अब चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट। दी मेरी सास मेरे मुंह पे तारीफ करती है और पीठ पीछे मेरे हर काम में नुस्ख निकालती है। मैं इंजीनियर हूँ, घर बच्चा सब खुद देखती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी से लेकर अब तक कोई हेल्प नहीं किया कोई, फिर भी मैं अच्छे से बात करती हूँ सबसे। मेरी जेठानी मुझसे उनकी हर बात बताकर मेरा मूड खराब भी करती है। देखो, आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, और सास का भी अब टॉपिक देखो, आपके मुंह के सामने वो आपकी तारीफ कर रही है, सही है। ऐसी सास भी भाई साहब पुण्य कर्म करने से मिलती है कि वो आपके मुंह पे तो एटलीस्ट आपको बोल रही है कि आप अच्छा कर रहे हो। अब आपको पेंच कौन लगा रहा है? आपकी जेठानी। तो आपको अपनी सास पे या अपने ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जेठानी जब आके बोले ना कि मम्मी ऐसे कह रही थी, ये वो तेरे काम में नुस्खा निकाल रही थी, पहले तो ये बोल दो उन्हें, ये मत कहो कि हमें तुम पे विश्वास नहीं है, नहीं मेरी सासू माता ऐसा कह ही नहीं सकती। सबसे पहले उसका मुंह बंद करो कि मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि दीदी आपको और मेरी अपनी कोई बात करनी है करो, लेकिन मम्मी मेरे बारे में क्या कह रही है वो खुद ही बता देंगी। मैं सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करती, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वो बार बार कह रही है और आपको लग रहा है कि वो बंदी जेन्युइन भी है और कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन होती है कि हाँ भाई मेरी सास मेरे पीछे बुराई करती होंगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बस ये मान के चलो कि मेरी सास सामने अच्छा कह रही है, ठीक है, तो उस अच्छाई को सुन के फूलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अभी पीछे तो बुराई हो ही रही है, लेकिन आप उन चुनिंदा महिलाओं में से हैं जिनकी सास एटलीस्ट सामने बोल तो रही है कि तुम इतना अच्छा करती हो। वरना कितनी भी जान लगा रखी है बहुओं ने, वो कहने वाली सास नहीं है। कितना भी कर लो मुंह पे ही नुस्खे निकाल रही है, आपके एटलीस्ट पीछे निकाल रही है। बी ग्रेटफुल इस चीज के लिए। और जितना मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस से, या जो इस सिनेरियो में पॉसिबल है, कुछ नहीं हो रहा पीछे, आपकी जिठानी वो टिंग 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 वो कर रही है और कुछ नहीं है। वो वैम्प वाला रोल प्ले कर रही है कि भाई इनकी सही बीत रही है, ये घर बच्चा वो सब कुछ अकेले कर रही है, इसकी मदद भी नहीं करी है तब भी सही कर रही है, तो उसको बीच में तिल्ली लगानी है, वो लगा रही है। आपका काम है उस तिल्ली को डिफ्यूज करो, उस तिल्ली से आग मत लगने दो। नेक्स्ट। हेलो दी, मेरी ननंद का पति प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता है। नंद अच्छा बन के नाटक करती है, अपने भाई को कभी फोन तक नहीं करती, तो क्या करें जी। देखो, ऐसा नहीं है कि नाटक करती है कुछ। अगर मेरा पति मेरी मैके की प्रॉपर्टी में पैसा मांगे और मैं मना करूं और इस चक्कर में मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा हो जाए, तो एक लॉजिक वो आता है कि मैं क्या अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं भी तो बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, है ना। तो हमारे सामने सीधी चॉइस हो जाती है कि हमारे लिए भाई या भाभी इंपॉर्टेंट है या मेरा पति। और विलक्षण बात है, लेकिन अगर हमारा पति एज अ हस्बैंड एज अ फादर बिल्कुल ठीक है, हमारी गृहस्थी बिल्कुल ठीक चल रही है, तो भाई भाभी भतीजे और पति में से अगर एक चुनना होगा ना, तो औरत पति की तरफ ही जाएगी। उसका पूरा वहीं पड़ना अपने ससुराल में अपने पति के साथ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कई बार लड़कियों के लिए भी खतरनाक और असमंजस वाली हो जाती है कि वो क्या करे। अब एंड में वो पति का साथ दे देगी तो फिर भाई भाभी बुरे बन गए, ठीक है। अब उसके मन में भाई के लिए प्यार है भी, सब कुछ है, लेकिन अगर कंपैरिजन में करना पड़े तो पति के लिए ज्यादा है। ये वाली बात हो गई। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है। देखो, प्रॉपर्टी में हिस्सा जब कानून ने दे दिया बेटियों को, तो अगर कोई अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि भाई तुमने हिस्सा ले लिया, हम तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हम तुम्हारा लेन देन नहीं करेंगे, आवन जावन नहीं करेंगे, वो आपका स्टैंड है। लेकिन आप उन्हें लेने से मना नहीं कर सकती कि नहीं आप हम तो नहीं देंगे, कानून ने दिया हुआ अधिकार भाई, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या चाहिए, बजाय उनको कि वो नाटक करती है एंड ऑल दैट, ये सब छोड़ो। बात करती है, करने दो भाई भाई को बात।
आप जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी जितनी बन रही है ना, आप उससे बिल्कुल निगाह हटा लो, मान के चलो कि वो आपकी नहीं है। तो जाएगी भी तो उस दिन आपको जोर नहीं पड़ेगा। और रही बात उनके रिश्ते की, जैसा चल रहा है चलने दो। पैसों के लिए किसी का रिश्ता तोड़ना समझदारी नहीं है, पैसे और आ जाएंगे। नेक्स्ट, सुनीता जी कैसी हैं? मेरे एक ही फ्रेंड है, हम 4 साल से दोस्त हैं। उसने मुझे जटानी से दबा हुआ देखा था, तब से वो मुझे सिखा रही थी कि उसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन अब दिवाली में वो आना चाहती थी, मैंने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ बिजी चल रही थी। एंड उससे वो बहुत गुस्सा है। अब बाहर मिली थी, बहुत गंदा बिहेवियर था उसका मेरे साथ, वो बात भी नहीं करना चाहती। कहती है कि मैंने तुमको टाइम दिया और तुम मुझे घर नहीं आने देती। मैंने देखा है, वो मुझे नए रिश्ते बनाने नहीं देना चाहती। अब मैं क्या करूं? उसने मेरे खराब वक्त में मेरा साथ भी दिया है, इसके लिए थैंक यू बोला है मैंने। अब मैं क्या करूं? मेरे मायके और ससुराल में मेरा साथ देने वाला, बात डिस्कस करने वाला कोई नहीं है। मैं टेंशन में उसको सब बता दिया करती थी। अब वो मुझे पसंद भी नहीं करती। मैं दिवाली में उसको चांदी का सिक्का और नाक का नोजपिन भी गिफ्ट में दिया था, लेकिन वो बहुत बदल गई है। अब क्या करूं? मेरा ही मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा। मैं बहुत टेंशन और गुस्से दोनों में हूँ। कैसे उसके साथ पहले वाला रिश्ता बनाऊं? प्लीज रिप्लाई। पहले वाला रिश्ता तो देखो आपका बिल्कुल अब बनेगा नहीं, है ना? कोई भी रिश्ता हो, वो जो रहीमदास जी का दोहा है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब वो दोबारा रिश्ता पहले की तरह तो नहीं होएगा। दूसरी चीज देखो, हमारा टाइम खराब हुआ, मेरे साथ भी हुआ लाइफ में, कि जब मेरा बहुत क्रूशल टाइम चल रहा था, मैं अकेली पढ़ रही थी, मुझे मदद की जरूरत थी, है ना? कुछ लोग थे उस टाइम पे जिन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया, है ना? और उस टाइम फ्रेज में अगर वो ना होते तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ मकान बनाना, घर में आना, बच्चे पालना अपने उस टाइम पे दिक्कत होती थी। लेकिन उन लोगों का परिस्थिति उस टाइम पे ऐसी थी कि उन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि हमारा वो मुश्किल टाइम निकल गया। अब उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। ठीक, उन लोगों के नेचर में बदलाव आता गया, मेरे नेचर में बदलाव आता गया। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, उनके साथ बॉन्ड कम हुआ। ठीक, अब क्या है स्थिति कि मतलब मैं उनको एज अ फ्रेंड भी अगर मैं गिनने बैठूं ना कि मेरे क्लोज फ्रेंड कौन है, तो शायद उनका नाम मुझे लेने में सोचना पड़ेगा, है भी, क्योंकि अब तो फ्रेंड है ही नहीं मेरे। बात ये है, जब जब आपको समझ में आता है ना कि आपका कोई दोस्त है ही नहीं रियल लाइफ में, अगर असलियत में देखें तो दोस्त जैसी कोई चीज है ही नहीं आज के टाइम पे। सिर्फ एक टाइम पास मतलब का रिश्ते बचे हैं, वो भी मिल जाएं आज के तो बहुत बड़ी बात है। कोई आपकी बैक बाइटिंग ना कर रहा हो। ठीक, तो फिर जब धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये वो भाई परिवार नहीं है तो कोई नहीं है, परिवार की बराबरी कोई दोस्त नहीं कर सकता, मुझे ये समझ में आया। और दोस्त भी दोस्त जितना भी नहीं कर सकते, ये भी समझ में आया। आज के टाइम पे उम्मीद कर रहे हो आप, यही गलत कर रहे हो, तो मैंने छोड़ दी उम्मीद करना। अब क्या होता है कि अब वो जो रिश्ते हैं वो ऐसे हैं कि कल को अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी, अगर वो मुझे बुलाएंगे किसी चीज में कि तेरी जरूरत है, ये काम तुझे करना है, तो मेरे साथ जो उन्होंने भलाई करी है, मैं उसका ध्यान रखते हुए उस काम को उनके करके दूंगी। बस इतना रह गया रिश्ता। भले इस टाइम पे बोलचाल ना के बराबर है या नहीं है, वो दोस्त में कहते हैं, दोस्त वाली कैटेगरी भी कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, अनफ्रेंड वाली कंडीशन है। लेकिन आज भी अगर वो फोन करके मुझे कहेंगे कि सुनीता ये काम है और ये तेरे को करना है, तो मैं कैसे भी करके उनको करके दे दूंगी, क्योंकि जब मेरा टाइम था तो वो लोग खड़े थे। इतना आप भी रख लो। बाकी एक बंदा ऐसा जो 3 बार या 2 बार हमने फोन ना उठाया दिवाली के टाइम पे, उसको ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कि हाँ भाई बिजी होगी, ठीक है, या फिर अब मेरे से रिश्ता है तो और किसी से नहीं रखेगा, देखो ये टॉक्सिक होता है। तो अगर अब वो बदल गई हैं, ठीक है, इस गिल्ट ट्रिप पर मत निकलो कि जी उन्होंने मेरा खराब समय में साथ दिया था, अब मैं क्या करूं। आप कहीं से कहीं तक बुरी नहीं कहलाओगे। देखो, जब हमारा समय खराब होता है ना, तो भगवान तो आते नहीं उतर के धरती पे, वो किसी ना किसी इंसान के रूप में ही आपके मदद करते हैं। तो ये सब प्रारब्ध था, उनके हिस्से में था हमारी मदद करना, उस टाइम पे उन्होंने कर दी। अब आपका अच्छापन ये है उस अच्छाई का बदला देने का कि बस जब उन्हें कभी जरूरत हो वो बुलाएं आपको आवाज दे के, तो आप मुंह बना के ना बैठे। भले उन्होंने आपको साथ फिर बुरा बर्ताव भी बीच में कर लिया, लेकिन जो पहले अच्छाई करी है उसके एवज में आप उनको कभी जीवन में जरूरत पड़े उसी लेवल की उतनी ही। ये नहीं कि किसी ने एक बार मदद कर दी, हम हर महीने मर रहे हैं, एहसान ही नहीं खत्म हो रहा।
लेकिन कभी लगे कि हाँ भाई उस टाइम पे ये बंदा खड़ा था, आज मैं खड़ी हूँ, बस। तो आपका उतर गया बोझ समझो सिर से, और इतना ज्यादा गिल्ट ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं है और फालतू की सोचने की जरूरत नहीं है। वो टाइम था, हो गया, निकल गया। अब अपना आगे बढ़ो, जिनसे आपको लगता है टर्म्स बनाने हैं, नाता रखना है, अब उनसे रखो। अब उसे अच्छा लगे बुरा लगे, उनके साथ अगर वो भी रहती है ठीक है, अपनी तरफ से छोड़ो मत। अपना कॉल वगैरह करना बीच बीच में, बधाई वगैरह के जो दिन आते हैं उनमें जरूर कर दो। डेली में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है मत करो, फालतू मत घुसो। अब वो एक आई जी, मैंने तुम्हें टाइम दिया, तुम मुझे आने नहीं देना चाहती, है ना, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बात खत्म। बाकी जब मन में किसी के आ जाती है ना दूसरी चीज है, तो फिर आप पहले जैसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट मैम, अब सर्दी आ गई, सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता, बच्चे रोज लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, कितनी भी कोशिश कर लूं बहुत परेशान हूँ, घर में लड़ाई भी होती है, होने की बात है भैया। अगर माँ ही ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा। अभी मेरे को रोज एडिटिंग में लेट होता है, तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगभग मेरे हस्बैंड ने जिम्मेदारी ले ली। हम दोनों के फोन में अलार्म रहता है, लेकिन वो मुझसे पहले उठ के नीचे आके बच्चों को आवाज लगा देते हैं, तो इतने में उठ के ऊपर के दोहर वगैरह तय करना एंड 10 मिनट की अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह ये कर लेती हूँ। वरना उससे पहले चाहे मैं कितने ही काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी, अगर मैं सोती रह गई तो सोते ही रह गए सब। तो 99% घरों में अभी भी यही है कि भाई महिला ही उठती है, पहले करती है, लेकिन अगर आपके यहाँ तालमेल है कोई और है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चा लेट हो रहा है, आप नहीं उठ पा रहे इसलिए, तो भैया घर में लड़ाई तो होएगी, गलत बात है। उठना चाहिए, और उठ जाओगे जब मन में पक्का वो करोगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कोई क्या कहेगा, आप खुद को ही सोचो, गलत तो गलत ही है। उठो आप, समय पे सो, अगर नहीं आँख खुल रही, और सर्दी की बात है तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है अपना शॉल वॉल, अगर आपको इतनी ठंड लगती है अपना शॉल मोजे वोजे सब पास में रख के सो। बिस्तर में ही उठ के फटाफट पहले पहन लो, उसके बाद निकलो, हो जाएगा। अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई, अभी तो आना बाकी है जाड़ा, कैसे करोगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं आपसे अपनी कंडीशन 1 साल से शेयर करती आ रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है, ससुर की बदतमीजी, हबी की मार, बेटियों का डिप्रेशन, आप सही कहते हो, पुलिस को कंप्लेंट करो, डिवोर्स या साइलेंट डिवोर्स सही तो यही, पर 3 बच्चे 16 साल हो गए, ये सब अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, फिर इन सब में भी मैं तकलीफ मुझे और बच्चों को होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली कनेक्ट हूँ, हबी हर दूसरे दिन कह देते हैं चली जा, क्या करूं दी, प्लीज हेल्प। मेरे पास देखो जितने तरीके थे इस समस्या से निकलने के, वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। अब अगर आपको लगता है कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देखो साइलेंट डिवोर्स हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम पुलिस में नहीं जा रहे, हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ रहे, हम सोशली निशाने पर नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन एक आदमी जिससे अब हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा, हमारा उसने दिल तोड़ दिया, हर तरीके से हम परेशान हैं, हम सिर्फ बच्चों की वजह से रह रहे हैं, उससे भी अगर हम अपना इमोशनल अटैचमेंट खत्म नहीं कर पा रहे ना, तो फिर हमारा क्या ही होएगा, फिर हम अपनी मदद कैसे कर पाएंगे, है ना। सीधी बात है, अगर इतना सब कुछ बढ़िया होता और एक साइड के प्यार से अगर सब कुछ चल रहा होता ना, तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन आप पत्थर पे कितना भी सिर मारो, वो पत्थर रहेगा, आपका सिर फूटेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो अटैच नहीं है और आप अपने इमोशनल अटैचमेंट के चलते इतनी परेशानी उठा रही हो और आपको कंट्रोल नहीं है अपनी फीलिंग्स पे, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, ये वाली बात है। आपको उनसे डिटैच होना ही पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चों पे ध्यान दे पाओ। घर में भी रहोगी, शादी भी चलती रहेगी, सब कुछ होएगा, लेकिन उनकी बातों से जब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं शांत हो जाओगी, सुकून में जिंदगी बीतेगी, क्योंकि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। ये आपको करना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। दीदी, शादी लव मैरिज, अगर आपको अपने से नीचे बैकग्राउंड में जाना पड़े बट लड़का अच्छा हो तो क्या करें। जैसे हमारा घर बहुत बड़ा 4 BHK और उनका 1 BHK, जिसमें हमें ऊपर रहना पड़ेगा, तो घर वालों को दिक्कत है। भैया लड़की वाला तो यही सोचता है ना मेरी लड़की सुखी रहे, 4 BHK से 1 BHK में कैसे जाएगी। लेकिन अगर आपका प्यार स्ट्रांग है तो ये चीजें कुछ मैटर नहीं करती, कमाने वाला होगा ढंग से तो आप दोनों मिलके 4 BHK खुद भी बना लोगे, पॉसिबल तो सारी चीजें हैं। यहाँ पर बात ये होती है कि आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपका बॉन्ड और उस लड़के की काबिलियत पैसे कमाने की कितनी बढ़िया है। क्योंकि यहाँ आपके पेरेंट्स गलत नहीं, हो सकता अभी आपको ना समझ में आ रहा, लेकिन बहन प्यार से जीवन नहीं चलता।
पैसे चाहिए होते हैं। पैसे अगर भगवान नहीं है ना, तो भगवान से आज की दुनिया में कम भी नहीं है। पैसा ना हो ना, आपके सारे प्यार मोहब्बत रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, इवन आपकी औलादें, आपका सोशल स्टेटस, सब कुछ ऐसे हवा हो जाएगा जैसे वो कभी था ही नहीं। खून के रिश्ते गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे अगर आपके पास पैसे ना हो, समझे? तो इसलिए प्यार एक तरफ है, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अगर ये हो ना कि प्यार थोड़ा कम है लेकिन पैसे हैं, तो आपकी जीवन चल जाएगा। फिर प्यार भी आ जाएगा, क्योंकि आपको रोटी के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, आपको इच्छाएं नहीं मारनी पड़ रही, तो स्मूथ जीवन चलता है। तो फिर जिसके साथ रह रहे हैं, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यार भी वापस आ जाएगा। अगर अभी थोड़ा है तो कम भी हो जाएगा। लेकिन वो इतना सारा प्यार लेके अगर आप जा रहे हो किसी लोअर उसमें, अपने से स्टैंडर्ड वाले घर में, वहां आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो वो नहीं मिल रहा, आपको रोज एक चीज के लिए अपना मन मारना पड़ेगा ना, आगे जाके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद ही आपका प्यार ऐसे ही हो जाएगा, किसी लग कहाँ फंस गई हूँ, वहां तो मैं ऐसे ही खर्च कर देती थी, या ये वाली चीज तो मैं हर बार लाती थी, इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए मन सोचना पड़ रहा है। फिर अगला स्टेप होएगा, आप प्यार के चलते अपनी इच्छाएं मार लोगे, चलो ठीक है ना? फिर आएंगे आपके बच्चे। अब आपने अपने बच्चों के लिए सोचा होगा कि भाई मैं ये वाली किट यूज करूंगी, फला स्कूल में डालूंगी, ऐसे उनका बर्थडे मनाऊंगी, सब कुछ। अब आपके पास पैसे नहीं है। जब बच्चों के लिए इच्छा मारनी पड़ती है ना, वो पीक लेवल होता है, वहां जाके आप टूट जाओगे। तो पैसे कमाने की अगर अभी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लड़का जो है वो स्किल्ड है, उसने इस तरीके की चीजें कर रखी हैं, कमाता है अच्छा, ठीक है, तो वो फिर मैटर नहीं करता कि 4 BHK से आप 1 BHK में जा रहे हो, लेकिन कुछ आप कमाओगे, कुछ वो कमाएगा, मिलके आप दोबारा ये तसल्ली दो अपने पेरेंट्स को कि हम कर लेंगे यही लेवल मेंटेन, आप टेंशन मत लो, मुझे उस लड़के पे भरोसा है कि वो कर लेगा, मैं कर लूंगी उसके साथ मिलके। तो ये आपको ही देखना है, हवा में मत करो ये डिसीजन, क्योंकि एक बार जाने के बाद भाई बार बार फिर प्रॉब्लम, शादी में मजा नहीं आता लाइफ में फिर, है ना? तो फिर देख लो कि अभी ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो आपको अच्छे से पता होगा कि उसकी स्किल क्या है, कितना कमा लेगा वो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपने घर के डी क्लटर से बहुत परेशान हूँ, सारे घर में कपड़े फैले रहते हैं, बच्चे छोटे हैं, बेटा 8 का बेटी 4 की। मैम मैं कब तक फोल्ड करती रहूं, कब तक घर अरेंज करती रहूं, कब करने के बाद भी घर क्लीन नहीं रहता। 9:30 जॉब पर जाती हूँ, 5:30 रिटर्न होती हूँ, बट घर का हाल देखकर दिमाग खराब हो जाता है। बच्चों की स्टडी, कुकिंग, घर अरेंज, क्या क्या करूं समझ नहीं आता। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कई बार आप मेरी कहानी सुना रहे हो, लेकिन जो आप कह रहे हो ना क्या क्या करूं समझ नहीं आता, वो नहीं होता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता है कि मैं क्या क्या करूं। जो टॉप प्रायोरिटी है वो कर लेती हूँ, अगर घर उसके साथ जितना संभल गया ठीक है। और पूरा घर एकदम पिक्चर परफेक्ट रोज रहेगा, वर्किंग मॉम होने के बावजूद भी, जिसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, छोटे बच्चे हैं आपके, तो वो नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैं आपको बताऊं। ठीक, तो एक अपना डीक्लटरिंग जो कह रही हो ना कि मतलब कपड़े आप फोल्ड करते रहते हो, आधा घंटा लॉन्ड्री का जैसे मैंने शाम को रखा हुआ है, एक दिन लोड लगा लिया, एक दिन तय कर लिए, एक दिन लोड लगा लिया, एक दिन तय कर लिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप आधा घंटा डस्टिंग का रखोगे, तो डस्टिंग में बजाय वाइप ऑफ करने वाले ही काम पे खत्म करने के, डस्टिंग में ये भी रख लो जो इधर उधर कपड़े पड़े हैं उनको भी हम तय करके उसी टाइम पे रख देंगे। कुछ कपड़े अलमारी में जाने वाले होंगे, कुछ कपड़े वॉशिंग एरिया में पहुंचने वाले होंगे, पहुंचा दो। तो डेली आप आधा घंटा नियम से करो, उसमें जितना हो जाए उतना बढ़िया। और जो विजिबली सामने ही पड़ते हैं बिल्कुल हॉट स्पॉट जो होते हैं घर के, उनको देख लो कि वो सही रहे, क्योंकि जब हम पैर बढ़ा रहे हैं हर जगह हमें फैला हुआ दिख रहा है तो थोड़ी एंजाइटी होती है। लेकिन जब नहीं है पॉसिबल प्रैक्टिकली कि हर टाइम हम तय ही करते रहें, तो वो नहीं है। बस ये है कि हाँ मैं दिन में एक बार या 2 बार, एक ही बार होएगा अगर आप वर्किंग हो तो, एक बार आप पूरे घर में राउंड लगाएं, तय कर दें कपड़े, ठीक है, इतना करो। ज्यादा मतलब ये ना प्रेशर इसलिए आता है ज्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर परफेक्ट रहे हर टाइम, वो नहीं हो पाता अगर हम घर में पूरा टाइम नहीं रह रहे। हाउस वाइफ हैं तो चलो जी हम घर में ही हैं, इधर आए इधर से तय कर दिए, दिन में 3 बार इधर उधर हाथ मार दिया। लेकिन हमारे पास टाइम ही जब एक टाइम का है, तो उससे बाकी के 23 घंटे में तो वो फैले गई ना। नेक्स्ट, सुनीता जी, वैसे जरूरी नहीं पड़ती आपके सवाल पूछने पर, क्योंकि आपके जवाब ऑलराउंडर हैं,
फिर भी एक क्वेश्चन है, ऐसे इंसान से डील कैसे करें जो जिनसे रिश्ता खून का है, पर वो हर जगह खुद को हाई दिखाना चाहें, कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बोल दें, और जब हो अच्छे से बात करें, कभी नीमे के शायद मेरी ना सुने, बीच में बात काट दें। अब टॉलरेट नहीं होते, बहुत पिस चुकी हूँ और किसी को कुछ नजर नहीं आता। मुझे इनसे डील करने की टिप्स दो प्लीज। मैं इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, हार्श शब्द नहीं बोलती, खुद गिल्ट फील करने लगती हूँ, पर अब स्पेस चाहिए। बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करूं? लव यू ऑलवेज, ब्लेस यू। आप ना उस जगह को छोड़ सकते हो अगर आपको कोई हार्श वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज पता है, विद्रोह करने का तरीका हमेशा जवाब देना नहीं होता। अगर आपने कोई बात शुरू करी, उन्होंने बात बीच में काट दी और अपनी बात शुरू कर दी, आप सडनली बिना कुछ कहे वहां से आपने मुंह बिल्कुल चुप रखा अपना, लेकिन आपने भाव भंगिमा थोड़ी सी लगी दिखाई कि हाँ आपको बुरा लगा है, एंड आप वहां से चली गई। आपको क्या लगता है? आपने कुछ हार्श भी नहीं बोला, लेकिन क्या लगता है, अंधे हैं, दिखेगा नहीं? अगर फिर वो पूछे कि तू चली क्यों गई बीच में, तो सीधे बोलो भाई मेरी बात वहां पे सुनी नहीं जा रही, और कोई बात नहीं, तो मैं बैठ के ही क्या करूं, बस। लेकिन अपना विद्रोह आप बिना बोले भी दिखा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें किसी को अपनी नापसंदगी दिखानी है तो हम बोल के ही बताएं, बिना बोले ही बता सकते हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, ज्वाइंट फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, 4.5 का और 2 साल का। मैं गवर्नमेंट टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, घर के सारे काम करके पढ़ती हूँ, बट सास पढ़ने नहीं देती। जब पढ़ने बैठती हूँ बच्चे का बहाना बनाकर मुझे उठा देती है, बोलती है बच्चे का ध्यान नहीं रखती, जबकि मैं बच्चों को कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मेरी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, मैं कैसे मैनेज करूँ, प्लीज हेल्प मैम। आपके बच्चे हैं 4.5 का और 2 साल का, उनको उस टाइम पे टीवी या फोन में कुछ अच्छा लगा के अपने साथ ही बैठा दिया करो, है ना। सास को मौका मत दो कहने का कि बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, कुछ और है। अपने साथ ही रख लो कमरे में, मत वो करो। और 2-4 दिन लगेगी आपको दिक्कत कि बच्चे के साथ नहीं हो रही पढ़ाई, होने लगेगी। कुंडी लगा लो कमरे की, बच्चे को भी अंदर ही रखो, अपना वो देखता रहे, कुछ भी जो ऐसा वो अपना लगा रहे हिल्ले में, और आप भी अपना करती रहो, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मैम, देयर इज सम मेजर क्लैशेस बिटवीन माई Papa and my husband due to that we don't have any relation with my maternal family. I am in contact somehow with my parents, but my husband doesn't know about that. Both the family doesn't want to sort the matter now. The problem is that my mother is very sick. She is getting her treatment at home, but I am not able to go and meet her. और मुझे गिल्ट फीलिंग आती है कि मैं पेरेंट्स की कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ. They both are 80+. I tried to talk to my husband, but he cleared said that either they or me. Now what to do? I am working lady and having kids in higher classes. It is crucial time for their higher education. So I can't leave my husband also. And whatever he is doing for us, I think no one can do it for my kids. Please suggest me what to do, how to come out from the guilt. Sometimes I woke up at midnight in all this tension and worrying about my mother. मुझे लगता है उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, कैसे सॉर्ट करूं सब कुछ। आपके हस्बैंड और उनकी, ठीक है, आपके माता पिता की मेजर क्लैशेस हुई। अब वो क्लैशेस में आप इंक्लूड थी या नहीं थी? पहली चीज ये, जिस चीज पे क्लैश हुई क्या वो चीज अभी भी मैटर करती है? क्या वो चीज, उसके प्रभाव जो है उस क्लैशेस के अभी तक भी आपकी लाइफ में सफर कर रहे हो आप उसकी वजह से, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी वहां पर जाके ही आप मदद कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप उनके लिए वो भी रख सकते हो ना, केयर टेकर, एक वो भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपके हस्बैंड को अगर आप सीधे बोलो, अगर वो क्लैशेज अब पुरानी बात हो गई और उससे जुड़ी हुई चीजें भी अब इतनी वैल्यू नहीं करती, तब आप उनसे सीधे कह सकते हो भाई ठीक है एज अ हस्बैंड। लेकिन अगर वो एज अ हस्बैंड आपके लिए सब कुछ करते हैं तो वो आपकी इस फीलिंग को समझ पाएंगे ना, क्यों नहीं समझ रहे? इधर दे और मी, अगर यही चीज एक लड़की बोल दे कि या तो मैं या तुम्हारे माँ बाप, तो कितना बुरा लगता है। वो भी तो सब कुछ करती है घर के लिए, सुबह से रात तक काम करती है, लेकिन कोई बहू अगर ये कह दे कि मैं या तुम्हारे माँ बाप, सारी दुनिया उसके ऊपर चढ़ जाएगी कि क्या कह दिया इसने। होता है ये। तो अच्छे हस्बैंड होने की ये थोड़ी कीमत ले लोगे कि हम अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे। आप बीइंग अ पत्नी इतनी को वो कर सकती हो ना, बोलो कि भाई ठीक है मैं इतना कर सकती हूँ कि मेरे माँ बाप हैं, आपका क्लैश है, आप मत जाओ, आप मत रखो मतलब। लेकिन आप किसी संतान को कैसे मना कर सकते हो अपने माँ बाप से मिलने से?
अगर मेरे सास ससुर से नहीं बनती तो मैं अपने पति को कैसे मना करूंगी कि नहीं, या तो मैं या तो वो, या तो मुझसे रिश्ता रखो या उनसे। अरे ठीक है, मेरी और उनकी नहीं बनी, नहीं बनी। एक बेटे को मैं माँ बाप के पास जाने से या मिलने से क्यों मना करूं? वो तो मेरी नीचता हो जाएगी ना। और अगर मैं अपने रिश्ते को लेके सिक्योर हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जाएं, माँ बाप है, पत्नी पत्नी है। ये बात होती है तो अपने हस्बैंड को सीधे बोलो। छोड़ने वाली बात ही क्या है? इधर दे इधर मी, यही बात गलत है ना सबसे बड़ी चीज, कि ये बराबरी कहाँ से आई? आप पति हो, वो माँ बाप है। बीइंग का पत्नी मैं ये कर सकती हूँ कि आप मेरे माँ बाप से अगर इतना चिढ़ है, परेशानी है, कलेश है, आप मत जाओ। मैं ये नहीं फोर्स कर रही कि हाँ, वैसे तो जैसे बेटे के साथ बहू कॉम्बो में आती है तो बेटी के साथ दामाद भी तो कॉम्बो में ही हो जाता है। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप जाओ, उनके ध्यान रखो या मेरे साथ चलो। बट एटलीस्ट मैं जाऊंगी, मुझे तो जाने दो। तो यहाँ बात छोड़ने वोड़ने की नहीं है, सिंपल जाने की। और रही बात ये, वो बीमार है ना, आप भी वहां पे पूरा परमानेंट रह के तो करने वाली हो नहीं, सिर्फ एक जाने वाली बात है। परमानेंट उनके देखभाल के लिए कोई केयर टेकर वगैरह रखो, प्रैक्टिकली वहां भी सोचो कि एक्चुअली जितनी जरूरत है उतना काम हो जाए। ठीक है। और अगर आपको इंट्यूशन है और सब कुछ है, पता है कि भाई उनका अंत समय आ सकता है या उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अब आप इनको मना, पता है बीच में अगर उन्हें अब कुछ हो गया, जिस पति को आप अभी नाराज नहीं करना चाह रही, बात नहीं करना चाह रही ना, जन्म भर के लिए आपके मन में एक कड़वाहट आ जाएगी कि यार मेरी माँ मर रही थी वहां, इस आदमी ने मुझे जाने नहीं दिया। तो एक बार या दो बार अगर आपको जाना है, आप जाके मिलाओ, इसमें कोई शादी वादी नहीं टूट रही है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरी बुराई किसी थर्ड पर्सन से करती है और वो भी मुझे जानती है। मेरी फ्रेंड कहती है वो मेरे से और तुमसे जलती है। तीस थर्ड पर्सन तुम्हारी बुराई करता है, ऐसा मैंने उस थर्ड पर्सन से पूछ लिया, तब पता चला मेरी फ्रेंड है मेरी बुराई कर रही है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता उसके साथ, वो ऐसे बैकग्राउंड से है, ऐसा वैसा कर। मैंने अब क्या करना चाहिए? मैंने तो बोल दिया मत रह मेरे साथ। मैंने पूछवाया भी दिया उनसे, तीन थर्ड पर्सन ने उसके सामने ही बोल दिया किसने ऐसा ऐसा बोला। भाई जब एक आदमी आमना सामना करके और बता रहा है कि हाँ इसने बोला, तो इसका मतलब वो सच कह रहा है। अगर थर्ड पर्सन झूठ बोलता है ना, तो वो पहले ही आमने सामने के नाम पर भग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा उसके सामने, भाई तू हैंडल कर। तो फिर वो सच बोल रहा है। आपकी जो सो कॉल्ड फ्रेंड है वो झूठ बोल रही है। दोस्ती ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, अभी सब दोबारा जोड़ो मत। नेक्स्ट, आपको टीईटी करनी है? जी करनी है। हमारे टाइम पे थी नहीं ना, तो अब तो है। तो अगर नियम ये नहीं बदलता, हालांकि जो भी इसके वो करने में आंदोलन होंगे उनमें भी मैं हिस्सा लूंगी, सब जगह जा भी रही हूँ। लेकिन अगर ये नियम नहीं बदलता, जो मुझे है भी नहीं उम्मीद, जो बात है, कुछ छोटे मोटे क्लॉज चेंज हो सकते हैं, तो करनी है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी फॉर रिप्लाइंग, आप मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन हो। दी जब घर में कोई आए तो सास ससुर राल इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, ये 2020 से ही रहा, जबकि जो आता है उसको लॉट्स पानी, उसका लॉट्स पानी मैं देती हूँ। अगर मैं नहीं देखी या रूम में हूँ, उसी बीच कोई आ गया तो मेरी बुराई होती है कि रूम से निकलती नहीं। ये बात धीरे धीरे बोलते हैं ताकि मैं सुन ना सकूं। वहीं अगर मैं रूम से बाहर आ गई हूँ, जो गेस्ट आए उनसे मिल गई, तो सास बार बार बोलती है तुम थोड़ी देर के लिए मिल गई। ये कोई गेस्ट घर में आया हुआ है और सासू माँ को बोले कि बहू से मिलवाइए, तो बोलती हैं कि इससे क्या मिलिएगा। मेरी छोटी बहू लंबी है, वो ज्यादा अच्छी है, उसमें रहती है, यूएसए में रहती है। जब आएगी तो मैं बुलाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, साइड कर देती हैं। अगर नहीं होती तो बात करना बंद कर देती हैं। जबकि मेरा पति सारे रिश्ते अच्छे चलाते हैं। वही मेरा देवर कभी भी किसी से बात नहीं करता, अपने पेरेंट्स से भी नहीं। लेकिन दी ऐसा क्यों? मैं ही खराब क्यों हूँ? प्लीज आंसर। दी जो मेरे घर में रेंटर है वो भी लगता है कि मेरी सास बनी रहती है। मैं रेंटर पे पास भी गिर गिर कर बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा सास बुराई करती है, बोलती है कि बहुत बदमाश है। लेकिन दी वो रेंटर को कर भी लगता है मेरे घर की मालकिन है और मैं उसका नौकर हूँ। ऐसा क्यों? आप इतना दब क्यों रही हो? सिंपल, यही बात है। कोई मुझे समझ रहा है कि मैं उसकी नौकर हूँ, तो मैं वैसा एक्ट क्यों कर रही हूँ? आपको क्यों चाहिए सर्टिफिकेशन उस औरत से जो आपकी सास है, जो शादी करते टाइम आंखों पर पट्टी बांध के आपको ले आई? अब उसको आपकी हाइट से इतनी प्रॉब्लम है, आपको उससे वैलिडेशन क्यों चाहिए? अब आप अपनी छवि खुद क्यों नहीं बना रही? अगर आपको इतना चाव है कि लोग आपसे मिलें, सास नहीं मिलवा रही, खुद जाके मिल लो, पैर छू लो, नमस्ते कर लो, गले मिल लो, क्या कर लेगी बैठी हुई वो वहां पे?
आपको वैलिडेशन चाहिए, आपकी जो रेंटर बता रही हो वो भी। क्यों? कोई भी आ रहा आपको बजा के जा रहा है और आप बज रही हो। मुंह में जबान है, दिमाग में आपके सोचने की क्षमता है, काम आप सारे कर रही हो, तो भाई आपको क्यों जरूरत है कि कोई आपको मिलवाएगा, कोई आपको एक प्रायोरिटी देगा? आप खुद अपनी प्रायोरिटी हो ना। क्यों किसी के काम करने हैं? अगर मेरे को कोई ऐसा बिहेव करे ना, मैं तो उसे एक गिलास पानी ना दूं उठा के, खुद ले ले। हमें तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी हर चीज के लिए, हमारी तो हाइट नहीं है, हमसे ये भी नहीं होगा, हमारी तो हाइट नहीं है, हमसे वो भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसी बेसिर पैर की बातों पे मेरी इतनी बेइज्जती करे ना, मैं तो उसकी बजा दूं बैंड। चाय पानी खाना देना तो बहुत आगे की बात है, मुंह का बोल भी तरस जाए वो मेरे से, तो भैया इतनी तुम शहरी हो इसलिए लोग सहवा रहे हैं, इस तुम बज रही हो इसलिए लोग बजा रहे हैं। अपने लिए खुद स्टैंड ले लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये मान लोगी जिस दिन, उस दिन सब सही हो जाएगा। रही बात ये कि हस्बैंड से मिलवाती हैं, आपसे नहीं मिलवाती, मुझे ये नहीं समझ में आया किसी से मिलवाने में इतना क्या है। अरे तुम चाय रखने जा रही हो, अंकल नमस्ते, या बुआ चाची मासी जो भी है नमस्ते, खुद बात कर लो दो चार और चली जाओ। रही बात ये है कि अंदर हो देखो निकलते ही नहीं, बाहर आ गई तुम थोड़ी देर तो मिल ली, भाई वो यहाँ से हिली हुई है, उस औरत से आपको सर्टिफिकेट चाहिए अब अच्छी बहू होने का? आप सोच लो, जो खुद बावली हो रही है उसका आप क्या करने वाली हो? बेकार की बात है, इन सब से ध्यान हटाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, आपको क्या बढ़िया से आता है, अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दो बस। दी जॉइंट फैमिली है, ससुर की नौकरी बड़े भाई को दी, बट हस्बैंड गेट के कम करते हैं, जो अब नई साइड के तानी सुनने को मिलते हैं सास के, क्या करूं? अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ससुर की नौकरी बड़े भाई को दी, बस हस्बैंड गेट का काम करते हैं, जॉब नहीं है, तो इसमें सास क्यों ताने दे रही है, उसके माथे की फूट रही है कि मेरे पति की नौकरी तो बड़े बेटे को मिली, अब इस पे नहीं है नौकरी तो इसकी वो अलग फॉल्ट है, मतलब उसने अपनी मेहनत से ली हुई होती तब तो ताने देती, देख उसने ले ली तू नहीं ले रहा। अगेन यही है भाई, अगर सामने वाला क्रैक है ना, बेलॉजिक की बातें कर रहा है, उससे आप लॉजिक की बात की अगर कल्पना करोगे कि ये करे किसी दिन, वो गलती फिर आपकी है उसकी नहीं है। किसी बेवकूफ इंसान से अगर आप समझदारी की उम्मीद कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, वो तो है ही बेवकूफ, इसलिए वो अपने स्तर के अनुसार बात कर रहा है। अब आप उससे सोच रहे हो कि वो समझदारी की बात करे, तो गलती आपकी है। ताने दे रही है, क्या ताने दे रही है? अब मेरे सामने ताने आए तो मैं पलट के बताऊं कि क्या कहना है, ठीक है ना? जवाब तो हर चीज का होता है, तमीज के दायरे में भी बैंड बजाई जा सकती है मजे से। तो ताने कोई दे रहा है, आप सुन रहे हो, आपकी गलती है। हेलो दी, मेरा बेटा 5th क्लास में है, बेटे के वो टीन एज में GF BF एटसेट्रा की बातें कैसे समझाऊं? टीन एज में वो पढ़ने में बहुत सिंसियर है बट बहुत इंट्रोवर्ट है। इस पे मैंने पिछली बार बात करी थी कि बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करते रहो कि भैया इमोशंस, पैसे, टाइम, सब चीज ऐसी हैं कि आप किस पे खर्च कर रहे हो सोच समझ के खर्च करो। इस पे वीडियो है, वो देख लेना आप, उसके कौन सा नंबर पे आएगा ये मुझे याद नहीं है लेकिन उसमें बात हुई है। नेक्स्ट, दी आपके घर के वास्तु के बारे में क्या सजेशन है? देखो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की, वास्तु वाले जितने भी वो होते हैं, और मेरे घर में 98% चीजें वास्तु के हिसाब से ही हैं। हेलो मैम, मेरे घर के बगल ही स्कूल है, मेरा स्कूल के हेडमास्टर बहुत सख्त है, प्रेगनेंसी है तब भी नहीं समझते, हमेशा प्रेशर देते रहते हैं, मैं क्या करूं? म्यूचुअल आए तो करवा लूं? अगर आपके घर के बगल में ही स्कूल है तो आपको क्या एडजस्टमेंट की जरूरत है फिर? क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो समझें? रही बात ये कि प्रेगनेंसी है फिर भी नहीं समझते, देखो प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हम जो नौकरी कर रहे हैं वो ना करें। बैंक वालों की नौकरी नहीं होती, बैठी रहती है बेचारी, कमर में हीट बैग लगा के मैंने देखा है, ठीक है? सारे काम करने होते हैं, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें हम सब कुछ छोड़ जाएं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट है या कुछ और है तो फिर आप ऑफिशियल छुट्टी लोगे, उसमें भी हेडमास्टर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप फिट हो, करने लायक हो काम, उसका सिर्फ इतना होता है भाई प्रेगनेंसी है, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे चढ़ने का, अगर हम काम, हमें दिक्कत हो रही है उसमें भी, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में आप चढ़ नहीं सकते, अगर हमें दिक्कत है तो हम मेडिकल प्रूफ दिखाएंगे कि भाई ये दिक्कत है हम नहीं चढ़ सकते, फिर वो माने ना माने घंटा फर्क पड़ रहा है हमें।
ठीक है, लेकिन अगर हम काम कर सकते हैं तो फिर हेड मास्टर नहीं समझ रहे वाली क्या बात है भाई, उसकी नौकरी है, आप तनख्वाह ले रहे हो, उसको काम लेना है ना, गलत क्या है? प्रेगनेंसी है तो है, उसमें क्या है? अगर कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर बताएगा कि ये काम आपको नहीं करना, वो आप वहां पे पर्चा दिखाओ कि भाई मेरे को डॉक्टर ने मना करा। अब आप घर के बगल से निकल के कहीं और जाओगी, वहां पे यही नहीं मिलेगा, तब क्या गारंटी है? रास्ता और दूर का हो जाएगा। तो ये बेफालतू के आपके दिमाग में फितूर आया है, इसे निकाल दो और अपने आप को मान के चलो कि आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो। और जितना आराम से काम हो सकता है उतना आप करो, बढ़िया। कितना अच्छा है, यहाँ सब महिलाएं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मैंने मेंटली हेल्थ पर यहाँ सब काम कर रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया तो है। नेक्स्ट, थैंक्स अलॉट दिया, बहुत अच्छे से, बहुत ही चीजें रोज सीख रही हूँ आपसे। एक चीज पूछनी थी आपसे, वैसे तो मेरे हस्बैंड साथ में रहने लायक ठीक ठाक हैं, पर जैसे नेचर पहले उन्हों की मम्मी या उन्होंने मेरे साथ किया, वह चीज मेरी छोटी वाली ननद के साथ हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था बड़ी वाली ननद से रिलेटेड सवाल, वो सही है, पर अभी छोटी वाली ननद को देखकर बुरा भी लगता है, पर कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि कर्मा सामने आ रहा है। बाकी मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या कहा या किया है, पर सब साथ रहने की बात है। यही तो बात है, आपने किसी से कुछ नहीं कहा और मन में उसे लेके आप उसको छोड़ के चीजों को आगे बढ़ गई, तो फिर भगवान आपके लिए वो सेम चीज करके उनको दिखा रहे हैं कि देखो। अगर हम खुद ही लगे जाते हैं ना, या फिर हमने 10 जगह बुराई कर ली, या फिर हम खुद ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पाए कि एक तरफ हम जवाब भी नहीं दे रहे लेकिन कुड़ भी रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, माफ भी नहीं कर रहे, तो वहां भगवान जी भी पजल्ट हो जाते हैं। लेकिन आप अपना शांति से रही, समय निकाल लिया, आपको लगा आपको जवाब नहीं देना, आपने नहीं दिया, आप लगी रही अपना। अब वो चीज खुद उनके सामने आ रही है, वही चीज है कर्मा। और जो आपको फील हो रही है ना, मिक्स चीज है कि बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, ह्यूमन नेचर है। इसमें ऐसा नहीं कि आप बुरी बन गई, लेकिन एक बार दिमाग में आती है ये चीज, जब किसी ने हमारे साथ बुरा करा हो और लाइफ में उसके साथ कभी कोई बुरी चीज होती है ना, तो एक बार को सबसे पहले तो दुख होता है। मेरे साथ भी यही होता है यार, अच्छा, लेकिन एक हल्का सा कहीं लगता भी है कि हाँ, मेरे साथ ये चीज की थी, देखो आ गई आगे, है ना? तो ये ह्यूमन नेचर है। आपकी लाइफ इस टाइम पे स्मूथ चल रही है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मैसेज कर दो, नहीं तो आप जो नहीं करना चाहते उनका वही है कि फिर जो इंस्टाग्राम पे मैसेंजर है, मैं उसको 8-10 दिन में एक आध बार खोल लेती हूँ। तो कभी पढ़ने लायक चीजें होती हैं कि उसमें भी पूरी रामायण तो नहीं पढ़ सकते, आपकी इतनी लंबी आप कई पन्नों की लिखोगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक आध पन्ने की रहती है तो कभी मेरे को लगा कि हाँ खोल के बैठी हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। कोशिश भी करती हूँ फिर उस टाइम रिप्लाई करने की, या फिर वहां, नहीं तो यहाँ तो है ही जगह। नेक्स्ट, प्लीज नरेट द सेम स्टोरी फॉर एजुकेटिंग टीनेजर्स। यार मेरे को याद नहीं यार आप किस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हो, आई एम सॉरी। नेक्स्ट, डू हैप्पी टू सी यू, थैंक्स फॉर रिप्लाई माय प्रीवियस क्वेश्चन। मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेरी बेटी हॉस्टल में है, अभी दिवाली पर आई हुई है, फ्राइडे को उसे वापस जाना है। मैं बहुत दुखी हूँ, इवन इतना कि कुछ दिन तो कुछ खाने का जाने का कहीं मन नहीं किया। टीचर हूँ बट वहां भी बहुत दुखी होती हूँ, मैं कैसे खुद को संभालूं। सब ठीक रहे, मेरा एक बेटा भी है, हस्बैंड की भी जॉब बाहर है, इन लॉज एंड बेटा साथ रहते हैं, प्लीज रिप्लाई सून। देखो, बेटी गई है, अगर इस वजह से आप अपसेट हो रही हो तो देखो, बेटी हो बेटा हो जाएगा तो है ही। अभी वो ट्रेंड ही नहीं बचा ना कि आपके साथ हमेशा रह रहे हैं। थोड़ा सा बीइंग अ मैच्योर पर्सन, प्रैक्टिकल सोचो, बस ये होना चाहिए कि जहां रहे बच्चा खुश रहे, फिर आप अपनी लाइफ में जीना सीख लो। नेक्स्ट, हेलो डियर एंजल, मुझे एक बात बतानी है कि बड़ी वीडियो को कैसे एडिट करते हो, वो मेरा मन ऊब जाता है 5 मिनट की वीडियो करने में, एडिट बहुत प्रेशर फील होता है। देखो जी, काम तो सारे मुश्किल हैं और समझो तो सारे आसान है ना? जो एडिटिंग का प्रोसेस 5 मिनट वाली में रहता है, सेम 30 मिनट वाली में रहता है, सेम 1 घंटे वाली में रहता है, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो करना ही है, सिंपल। नेक्स्ट, हेलो डियर एंड, मेरे मतलब इसमें मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे ससुराल की रिश्तेदारी में शादी है जिसमें सिर्फ मैं और पति जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन हमारे ससुराल की तरफ किसी से न बनती नहीं, वो सब शादी में आने वाले हैं। मेरी सास कहती है तुमने
सिर्फ घर वालों की बुलाना और किसी से बात नहीं करनी। अगर कोई बात करे तो जवाब नहीं देना किसी को भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे मैं कैसे मैनेज करूंगी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, सास और ससुर घर नहीं है, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा। ये कैसे हैंडल होगा मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है, क्योंकि भले मैं किसी को ना बुलाऊं, अगर मुझे किसी ने बुला लिया तो मैं कैसे चुप रहूंगी, और क्या ये सही होगा। आपको पूरी कहानी पता है कि किस वजह से बातचीत बंद हो गई थी? क्यों नहीं बनती आपके घर वालों की उनसे? पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है या आपके सास ससुर की है? अगर कोई आदमी इतना डिफेंसिव हो रहा है ना कि उनसे बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तस्वीर का दूसरा साइड भी होता है कि उसको पता है कि अगर बात करी तो जो इल्यूजन मैंने अपने घर में अभी तक क्रिएट किया हुआ है वो टूट सकता है। अगर आपके पति इस चीज में सेम पिच पे नहीं है कि भाई नहीं, अगर मम्मी ने बोला बात नहीं करनी, तो आप मजबूर हो, देखो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वहां पे जो आपसे बात करे अच्छे से उससे आप बात कर लेना। बहुत ज्यादा गलबैया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नमस्ते, पैर छूना, कोई बात कर रहा है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? क्योंकि हम इंसान के भी और हर चीज के ना, देखो कई बार दो पहलू होते हैं। तो हमें ये रहता है कि अगर ये उससे बात करेगी तो हमारी बातें पता चल जाएंगी। कोई भी कहानी हो, जब सामने बैठते हैं ना, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है। और वो चीजें इस तरीके से बताता है कि अपनी गलतियां वो साफ बचा जाता है ना? होता है ना, ये नॉर्मली है। तो मैं भी यही आपके घर में भी चल रहा हो, इसीलिए वो चाहती हैं कि उनसे बात ना हो। तो आप भी वही है, रहना आपको इस घर में ही है। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो। हो आप अपने परिवार के साथ ही, लेकिन अगर कोई बोलता है आप नॉर्मल बात कर लो, बजाय मुंह बना के या इधर उधर अवॉइड करने के। आपकी परेशानी खत्म। और भगवान ना करे, हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चल गया वहां से कि आपका जो अभी तक का सब कुछ विश्वास है वो हिल जाए। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन बहुत ज्यादा ना ही घुसो तो सही है। नॉर्मल रहना तो आपके घर में भी शांति बन जाएगी, क्योंकि उनके साथ आपको अगर 2 4 6 घंटे बिताने के चक्कर में आपके घर में, जहाँ आपको पूरा जीवन बिता रहे हो अभी तक, वहां पे क्लैश हो, तो वो कोई फायदे का सौदा नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, 2 डॉटर हैं, स्कूल जाती है, दूसरी साथी होती है स्कूल में। मैं सुबह अपनी नंद एंड सास का खाना बना के जाती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए लंच नहीं बनाते, खुद बना के खा लेते हैं। क्या मुझे उनका सुबह का करके जाना चाहिए? एक तरफ ये है कि जब वो नहीं करते तो मैं क्या करूँ, सेकेंडली उनका कर्मा उनके साथ। प्लीज एडवाइस दीजिए क्या करूँ। देखो, अगर आप इजीली बना सकते हो, यहाँ पे मेरे को लगती है ये चीज। मान लो मैं जवे बना रही हूँ, मान लो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, 5 मिनट का फर्क लगेगा चॉपिंग में, बन जाएगी। 4 की जगह आप 7 जनों की बना दोगे। आप बना रहे हो चीले, है ना, आप बना रहे हो पकौड़ियाँ। जितने ज्यादा लोग उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होता जाता है टाइम। तो जो चीजें इजीली बन सकती हैं उनमें तो कोताही करो मत। ठीक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनके खाने की वजह से आपको रोज स्ट्रगल करनी पड़ रही है और बदले में आपको मिल नहीं रहा बजे आके खाना, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन बात यह है कि जिस दिन छोड़ोगे, तैयार रहना कि उस दिन घर में कलेश होएगा। विद इन 2 3 डेज घर में बहुत बड़ा कलेश होगा कि जी हमारा खाना नहीं बना के जाती। जब वो होगा तब आपके पास होना चाहिए कि मैं भी तो दोपहर में काम करके आती हूँ, अगर एक टाइम का मैं बना के जा रही हूँ, आप लोग भी तो नहीं बना के रखते। अपना बना के खा लिया, मेरा भी थोड़ा सा बना दिया करो। तो उस दिन बात आमने सामने होगी, देखो फिर वो क्या जवाब देते हैं कि क्यों नहीं बनाते। सुनीता जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे देवर की बेटी और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ रही थी। मेरी बेटी पढ़ना नहीं चाहती थी, उसकी इच्छा के मुताबिक हमने उसकी शादी कर दी। वह अपने घर के खुश है, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरे पति और बेटा देवर की बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं पढ़ाई की वजह से। लेकिन सच में वह बहुत ही गुस्सैल और बुरी है। उसका प्रभाव कैसे कम करें? हमेशा तुलना होती रहती है। देखो, तुलना होती रहती है, हो सकता है आपके जो घर के लोग हैं वो चाहते हों कि उनकी बिटिया पढ़े लिखे, और अब वो नहीं पढ़ी। ठीक है, अब देवर की बेटी पढ़ रही है, तो उनका कहीं ना कहीं वो लालसा अधूरी रह गई, आपकी बेटी ने नहीं पूरी करी, इसलिए वो दूसरे के बच्चे को देख के कर रहे हैं। लेकिन बीइंग अ हाउस वाइफ, कहते हैं ना शी विंस इन लाइफ, किसी को देख के कहते हैं ना वो चीज। तो अगर वो बीइंग अ हाउस वाइफ भी अच्छा कर रही है, अच्छा खा रही है, इतने मापदंड इतने बढ़िया सेट करे, है ना, तो धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में
चीजें बदल जाएंगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। उनका मन था जो नहीं हो पाया पूरा, तो फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। नेक्स्ट, और दूसरी चीज वो भी है, अपने देवर की बेटी है वो गुस्सैल है, बुरी है, वो चीजें आप मत बोलो, ठीक है ना। आपके पति का ये है, उनको आप ये समझा सकते हो कि देखो एक पढ़ाई के अगर हटा दें, बाकी चीजों में हमारी लड़की अच्छी है, घूम फिर के हम कितना भी कह लें, लड़की हमारी जो है, हमें उसके लिए ज्यादा सोचना चाहिए, है ना भाई। देवर की, मैं ये नहीं कह रही कि देवर के बच्चों को प्यार मत करो, मैं खुद इतना करती हूँ, ठीक, लेकिन अगर कंपैरिजन किसी दिन मेरे और देवर के बच्चों में होने लगेगा और मुझे एक की साइड लेनी पड़े कि मेरा बच्चा नीचा ना देखे, अगर मैंने उसकी साइड ना ली, तो मैं अपने बच्चे की साइड लूंगी ना, चाहे वो थोड़ा सा कम भी पढ़ रहा हो। हर माँ बाप यही करेगा। तो वो चीज आप अपने हस्बैंड को एक बार बोलो कि ठीक है आपका मन था, आपकी बिटिया पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ी भाई, सब बच्चे एक से नहीं होते, पर वो वैसे सही है ना हर चीज में, और सबसे बड़ी बात वो सुखी रह रही है। तो घूम फिर के पढ़ा लिखा के भी हम यही तो चाहते हैं हमारा बच्चा सफल और सुखी जीवन जिए। अगर वो जी रहा है तो इट्स फाइन ना, एक आध बार उनसे बात कर लो। नेक्स्ट दी, मेरे सास ससुर मेरे और मेरी जेठानी में भेदभाव करते हैं, अब ससुर जी बीमार है लेकिन आदत अभी भी वैसी है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज आंसर। जिसको ज्यादा प्यार करते हो काम भी उसी से करा लें, करते रहें भेदभाव जब तक जीवन है, मजे लें। क्योंकि भेदभाव का बहुत बार यहाँ पर जिक्र आ चुका, बुढ़ों की सोच नहीं बदल सकते आप, उन्हें अगर एक तरफ ही झुकना तो वो झुके ही रहेंगे, वो बैलेंस नहीं होते, ठीक है। हम सोचें अपनी तरफ को खींच लेंगे, नहीं, और खींच के क्या ही करना, नहीं हो रहा, उन्हें हमसे प्यार नहीं है, ठीक, राजी रहो इसमें, ठीक। तो ये थे एपिसोड 146 के सारे प्रश्नों के जवाब, एक भी नहीं छोड़ा मैंने, ना लंबा ना छोटा, सब दे दिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट करिए लेटेस्ट वीडियो पर, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल, ये वीडियो किसी और के काम की है, आपको सेंड करनी है, तो शेयर कर देना, इसका कोई हिस्सा निकालना है, क्लिप करके आप शेयर कर सकते हो, उतना हिस्सा उस बंदे के पास लिंक के रूप में पहुंच जाएगा, ठीक। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप भी, और जो आपके जानने वाले हैं उन लोगों से भी कहिए, और वो भी कमेंट करें, ताकि हम यहाँ पर इसी तरीके से एक दूसरे की मेंटल जीत पाने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।